आज 3 साल बाद फिर एक बार देव और कबीर आमने सामने थे। देव हैरान सा उसे देखे जा रहा था कि तभी ऋषभ के लिए बजी तालियों ने जैसे उसे गहरी नींद से जगा दिया। मंजीत को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने कबीर खड़ा है। कबीर कैसे हो सकता है यह? वह जो देख रहा है वह हकीकत है, सपना? उसने तो खुद अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। मेजर सर, आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि कैप्टन ऋषभ रॉय हमारे सीनियर सर ब्रिगेडियर जयदीप रॉय के बेटे हैं। उन्हें यह जोश जज्बा अपने पिता से विरासत में मिला है। ऋषभ अब रॉय सर की तरफ देखा। दोनों बाप बेटे मुस्कुरा दिए। देव मंजीत एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। कुछ देर बाद सभी सीनियर ऑफिसर वहां से चले गए। देव अब शांत सा आगे बढ़ हॉल से बाहर जाने को चला कि पीछे से ऋषभ ने उसे पुकारा, रुको जरा। देव ने पीछे पलटकर ऋषभ को देखा। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आया। ऋषभ, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? देव, ठीक हूँ। ऋषभ, मैं तुमसे मिलने आने वाला था, पर बाबा से मिलने की खुशी में सब कुछ भूल गया। सॉरी। देव, कोई बात नहीं। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए देव की तरफ हाथ बढ़ाया। नाइस टू मीट यू। सर ने काफ़ी तारीफ की तुम्हारी। देव ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर बिना हाथ मिलाए ही वहां से चला गया। ऋषभ हैरान सा उसे देखता रह गया। हाउ रूड! इतनी भी तमीज़ नहीं है इसमें कि कम से कम हाथ तो मिला लेता। इसका नाम देव नहीं दानव होना चाहिए था। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने तो जान बचाई इसकी, वरना अब तक तो यमराज के पास दरबार में बैठा होता। बड़बड़ाते हुए ऋषभ वहां से चला गया। मंजीत चुपचाप खड़ा उसे ही देख रहा था। उसके जाने के बाद वह भागता हुआ देव के कमरे में आया। देव परेशान सा इधर से उधर घूम रहा था। मंजीत, क्या बात है? मंजीत को देखते ही देव उसकी ओर बढ़ा और गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। यह सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तूने तो कहा था कबीर मर चुका है, फिर यहाँ यह ऋषभ बनकर कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? मंजीत, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो अपनी आंखों से उसकी लाश तक को देखा है। कबीर मर चुका है। देव ने उसकी कॉलर छोड़ दी और सोच में डूबा हुआ वापस अपने बिस्तर पर जा बैठा। ऐसा कैसे हो सकता है? मंजीत कुछ देर सोच में डूब गया, फिर अचानक से बोला, अरे हाँ, यह तो रॉय सर का बेटा है ना? इसका मतलब यह कबीर का हम शक्ल है, कबीर नहीं। देव मंजीत की तरफ देखने लगा। मंजीत, तुझे तो पता है ना, दुनिया में एक चेहरे के 7 इंसान होते हैं, बस यही कबीर के साथ हुआ है। कहते हुए वह चुप हो गया और आकर देव के बगल में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह चले। देव, क्या हुआ? मंजीत, कुछ नहीं। कबीरे की याद आ गई। कैसे मुस्कुराते हुए मंजीते मंजीते करता था। आज एक बार फिर उसका चेहरा सामने आ गया। जी तो चाहता था कि भागकर गले से लगा लूं और पूछूं कि कहाँ था तू अब तक? तुझे पता भी है कि तेरे जाने के बाद सब कुछ कितना बदल गया। कहते हुए मंजीत का गला रुंध गया और वह चुप हो गया। देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हौसला रख। जैसे हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही कबीर जैसे दिखने वाला इंसान कबीर नहीं हो सकता। मंजीत, हाँ, लेकिन आज अचानक से यह सब हुआ तो? देव, समझ सकता हूँ। वह तो अच्छा हुआ कि रोहन और माँ सुबह ही लौट गए, वरना अगर वह दोनों इस ऋषभ रॉय को देखते तो कितना उदास हो जाते। मंजीत, सही कहा तूने। वैसे तू क्या कहता है कि एक बार चेक करें क्या कि कहीं ये कबीर तो नहीं? देव कुछ याद करते हुए बोला, नहीं, मैंने इसकी आंखें देखी हैं। हमारे कबीर की आंखें ब्राउन थी, लेकिन इसकी काली हैं। हमारा कबीर सीधे हाथ से काम करता था, जबकि यह लेफ्टी है। मंजीत हैरानी से, तुझे कैसे पता कि यह लेफ्टी है? अभी 2 मिनट ही तो मिले थे हम। देव,
उसने मुझे हाथ मिलाने के लिए सीधा नहीं बल्कि उल्टा हाथ बढ़ाया था। मंजीत, यार बड़ी पैनी नज़र है तेरी। दोनों अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि वार्डन वहाँ आया। आप दोनों को रॉय सर बुला रहे हैं, अपने बेटे से पर्सनली मिलवाना चाहते हैं। देव, तुम चलो, हम आते हैं। मंजीत अब फटाफट से उठा कि देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ध्यान से, अपने इमोशंस को काबू में रखना और एक बात गांठ बांध ले कि वह ऋषभ है, हमारा कबीर नहीं। तो उससे ज़्यादा घुलने मिलने की या फिर कबीर के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, समझा? मंजीत, ठीक है। दोनों रॉय सर के कैबिन की तरफ बढ़ चले। तारा ने फटाफट से घर का सारा काम किया और थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे की तरफ चल पड़ी कि तभी उसकी नज़र कबीर के कमरे पर पड़ी। तारा के पैर अनायास ही उस कमरे की तरफ मुड़ गए। वह कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। कबीर का मुस्कुराता चेहरा और उसकी बातें तारा को दिखाई सुनाई देने लगी। वह अब कमरे के अंदर आई। भले ही 3 साल हो गए थे, लेकिन आज तक वह बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि वह छोड़कर गया था। तारा उसको रोज साफ करती थी। उस कमरे में आते ही उसे ऐसा महसूस होता था कि कबीर यहाँ आसपास ही है। वह अलमारी के पास गई और उसे खोला। उसमें कबीर के कपड़े रखे हुए थे। वह शर्ट जो कबीर ने देव और मौली की पहली डेट के वक्त पहनी थी। वह घड़ी भी जो कबीर ने उस वक्त हाथ में पहनी थी जब हवेली में उसने तारा को बताया कि वह मौली से प्यार करता है। उसकी एक एक चीज़ के बारे में तारा को सब याद था। उसकी नज़र ड्रॉर पर पड़ी। उसने उसे धीरे से खोला तो सामने जली हुई घड़ी, पर्स और ब्रेसलेट के कुछ हिस्से नजर आए। तारा ने फटाफट से उसे बंद कर दिया और आंखों से बहते आंसुओं के साथ कमरे से बाहर निकल गई। कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर लगता है कि यहाँ वक्त तारा के जख्मों को और भी गहरा कर रहा था। वह खुले आंगन में जाकर बैठ गई और धीरे धीरे सुबकने लगी। थोड़ी ही देर हुई थी कि गाड़ी के हॉर्न ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। वह हड़बड़ा कर उठी कि कहीं माँ और रोहन तो नहीं आ गए। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और दरवाज़ा खोला तो पता चला कि वह तो कोई और गाड़ी है। तारा यह देख मुस्कुरा उठी। मैं भी पागल हूँ, सुकून से रो भी नहीं सकती। इतनी जल्दी भला कहाँ से आ जाएंगे वो? अभी तो शाम हुई है, रात से पहले थोड़े ही आएंगे। वह अपने कमरे में लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद वह वापस कबीर के कमरे में आई और उसकी तस्वीर की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, आज मैं थोड़ी देर यहीं लेटूंगी। अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आई हूँ। कहकर वह बिस्तर पर लेट गई और सच में उसे अगले कुछ ही पलों में सुकून भरी नींद आ गई। ऋषभ रॉय सर के कैबिन में बैठा था और उनसे कुछ बातें कर रहा था कि तभी देव और मंजीत वहां आए। रॉय सर, आओ बैठो। दोनों अब आकर ऋषभ के बगल वाली सीटों पर बैठ गए। रॉय सर, ऑफिशियली तो तुम लोग मिल चुके हो एक दूसरे से, अब पर्सनली भी मिल लो। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, बड़ी अजीब मुलाकातें हैं हमारी। पहले देव वहाँ ऑपरेशन के दौरान मुझे मिला, दूसरी बार हम कुछ देर पहले स्टेज पर मिले, पर आपके इस चहेते कैप्टन ने मुझसे थैंक्स बोलना तो दूर, हाथ मिलाना तक जरूरी नहीं समझा। क्या मैं इनसे इस बेरुखी की वजह जान सकता हूँ? रॉय सर मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं, ये ऐसा कभी नहीं कर सकता। देव बहुत समझदार है। वैसे थैंक्स की ज़रूरत ही क्या है? मत भूलो कि तुमने बस अपनी ड्यूटी की है। और रही बात हाथ मिलाने की, तो उसे ध्यान नहीं रहा होगा। क्यों देव, यही बात थी ना? देव, हाँ सर, यही बात थी। मंजीत तो बस ऋषभ को देखे ही जा रहा था। ऋषभ मन ही मन सोचने लगा, ऐसा लगता तो नहीं है। वहाँ तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था जैसे कोई भूत देख लिया हो, और अब कैसे स्वीट सा बन रहा है। रॉय सर, और यह मंजीत है, यह भी बहुत अच्छा इंसान है।
तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी हो, किसी भी मदद की ज़रूरत हो, इन दोनों से कह सकते हो। ऋषभ और मंजीत एक दूसरे को देख मुस्कुराए। रॉय सर, देव, ऋषभ यहाँ नया है तो तुम अपने बाकी साथियों से इसे मिला दो तो इसके लिए काम आसान रहेगा। देव, मंजीत और ऋषभ अब तीनों कमरे से बाहर निकले। ऋषभ जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि मंजीत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। हेलो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऋषभ हाथ मिलाते हुए, मुझे भी बहुत खुशी हुई। वह देव की तरफ देखते हुए बोला, चलो, किसी में तो मैनर्स हैं। तीनों अब आगे बढ़े। ऋषभ, देव, तुम्हारी यहाँ पोस्टिंग कब हुई थी? देव चुप रहा। ऋषभ, अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? देव गंभीरता से बोला, देखो, मैं तुम्हें हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। सर ने तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाने के लिए कहा है, मेरी जन्म कुंडली बनवाने के लिए नहीं। ऋषभ, सच कहूँ तो मुझे भी इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस बातचीत को आगे बढ़ा रहा था ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, जिससे दोस्ती करने में आसानी रहेगी। बाबा बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी। देव, सॉरी, मैं दोस्ती में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मंजीत तुम्हें बाकी लोगों से मिला देगा। कहते हुए मंजीत की ओर देखकर बोला, तो इसे बाकी लोगों से मिला देना, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। कहते हुए वहाँ से चला गया। ऋषभ अब मंजीत से बोला, यह हर वक्त ऐसे ही रहता है क्या? मंजीत मुस्कुराकर, नहीं, यह बिल्कुल नॉर्मल रहता है। लगता है इसे सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही परेशानी है। ऋषभ चौंका, लेकिन क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? अरे उल्टे जान बचाई है इसकी। और होता तो पागलों की तरह खुश होकर मेरे गले लग जाता, लेकिन इसे देखो, यह तो मुझे काट खाने को दौड़ता है। मंजीत, चलो कोई बात नहीं, अगर यह तुम्हें गले नहीं लगाता तो क्या हुआ, मैं उसकी तरफ से तुम्हें गले लगा लेता हूँ। कहते हुए वो ऋषभ के गले लग गया। आज उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। काश ऋषभ की जगह यहाँ कबीर होता। ऋषभ, तुम दोनों की जोड़ी बढ़िया है, एक चिड़चिड़ा है तो दूसरा इतना अच्छा। मंजीत मुस्कुरा दिया, चलो, मैं तुमसे सबको मिलवा देता हूँ। ऋषभ, नहीं, मैं खुद ही मिल लूँगा। कह देना उससे कि मुझे उसकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। ऋषभ वहाँ से चला गया। देव गुस्से में कमरे में बैठा था कि मंजीत वहाँ आया। यार तू ऐसे। देव, बस, मुझे और कोई बात नहीं करनी, चल, लंच का टाइम हो गया है। दोनों मेस पहुँचे। वहाँ अपना खाना लेकर टेबल के एक तरफ बैठ गए। दोनों चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। 2 ही मिनट हुए थे कि देव के सामने आकर कोई बैठ गया। देव ने नज़रें उठाकर देखा तो सामने ऋषभ बैठा था कि तभी उसका ध्यान मंजीत और देव पर गया। अरे, तुम दोनों भी यहीं बैठे हो? देव उसे देख गुस्से से उठा और दूसरी तरफ जा बैठा। यह देख मंजीत और ऋषभ हैरान रह गए। मंजीत अपनी प्लेट लेकर देव के पीछे पीछे चला गया। ऋषभ अब गुस्से से देखने लगा और सोचने लगा, तुमने यह ठीक नहीं किया है देव। अब तक मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं, लेकिन अब वो भी देखोगे। ऋषभ अपनी टेबल से उठा और मैश में काम करने वाले एक नौजवान युवक को अपने पास बुलाया। छोटू मेरा काम करेगा क्या? लड़का, क्या काम है सर? ऋषभ, कुछ नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसके दिमाग में बहुत गर्मी चढ़ गई है, तुझे बस उसकी गर्मी शांत करनी है। कहते हुए उसने फ्रिज से बहुत ठंडा पानी निकाला और उसे एक जग में भर दिया। उसने उसे उठाकर छोटू के हाथ में थमा दिया। ऋषभ, तुम्हें बस इतना करना है कि यह पानी वाला जग ले जाकर उस सामने बैठे कैप्टन देव के सर पर डाल देना है, जिससे उसका दिमाग ठंडा हो जाए। यह सुनकर वह लड़का घबरा गया। नहीं नहीं सर, वह बहुत गुस्सा करेंगे और मारेंगे मुझे, कप्तान है वो। ऋषभ, कप्तान तो मैं भी हूँ, और सुन, वहाँ तो तुझे सिर्फ मार खानी पड़ेगी, पर अगर मेरा काम नहीं किया तो मेरे हाथों से मार तो खाएगा ही, और नौकरी की छुट्टी अलग से होगी। तू जानता है मैं किसका बेटा हूँ? मैं ब्रिगेडियर रॉय का बेटा हूँ। सोच ले क्या करना है तुझे।
वह बेचारा लड़का अब दोनों तरफ से फंस गया था। आगे कुआं था तो पीछे खाई। वह चुपचाप डरता हुआ ठंडे पानी का जग ले देव की ओर बढ़ा। ऋषभ वापस अपनी जगह पर आ गया था और खाना खाते हुए उस लड़के को देखने लगा। लड़के ने ऋषभ से एक बार सिर हिलाकर मना किया तो ऋषभ ने उसे गुस्से से देखा। वह लड़का धीरे धीरे जा देव के पीछे खड़ा हो गया। सभी लोग चुपचाप खाना खाने में लगे हुए थे। ऋषभ सोचने लगा, अब पता चलेगा तुम्हें ऋषभ रॉय को एटीट्यूड दिखाने का क्या अंजाम होता है। लड़के ने भगवान से प्रार्थना की कि आज बचा लो। सोचते हुए उसने ठंडे पानी से भरा हुआ जग देव के सिर पर उड़ेल दिया। अब हर कोई उसे देखता रह गया। सभी के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन ऋषभ के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी।